Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, here in this video with some new legal terms. So, we'll start with the first, that is breach of trust. Breach of trust is an offense under IPC also, as well as your tort also. इसका क्या मतलब होता है? टू डिसीव द फेथ ऑफ समवन हु ट्रस्ट यू. किसी के विश्वास को तोड़ना, न्यास भंग, वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं न्यास भंग. किसी का विश्वास तोड़ना या उनको जो है उसको विश्वास का उस पर खरा ना उतरना, तो वो होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सो ये जनरली होता है कि आप किसी पे मतलब विश्वास करते हैं या न्यास के अंतर्गत कोई भी संपत्ति किसी को देते हैं या उसको सुपुर्द करते हैं और वो उसके आपके कंडीशंस के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसको जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं कि उसने आपके न्यास का भंग किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है. तो हम आम भाषा में इसको बोलते हैं कि विश्वास तोड़ना. वैसे इसका लीगल जो सही मीनिंग है वो है न्यास भंग. ठीक है, तो ये होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ये आपका ऑफेंस माना जाता है. ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है और एक सिविल ऑफेंस भी है. ये आपकी जो है सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी आप आगे जाके जो है पढ़ेंगे इसमें कि ये लायबिलिटी अराइज होती है. क्रिमिनल में होता है कि जहाँ पे आप पनिशमेंट चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर IPC, और कहीं आप उसको कंपनसेट कराना चाहते हैं, आप रेमेडी चाहते हैं उस ब्रीच की, तो वहाँ पे सिविल लायबिलिटी आ जाती है. तो यू शुड स्यू टू द सिविल कोर्ट और वहाँ पे आपकी कंपनसेशन, उसकी रेमेडी आपको मिलती है. सो इट इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ये आप आगे जो है टर्म पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट्स में, IPC में भी और आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी, और है ना, जहाँ पे आपकी सिविल लायबिलिटीज़ होती हैं. So we'll move to the next term, that is burden of proof. burden of proof होता है ये आप जो बेसिकली ये टर्म जो है दैट बिलोंग्स टू इंडियन एविडेंस एक्ट. ये एविडेंस की टर्म है जहाँ पे भी कि आपको कोई भी सबूत को आपको पेश करना है, उसको प्रूव करना है. ठीक है, तो लायबिलिटी ऑफ प्रूविंग इज़ कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ. मतलब कि भार किस पे है? सिद्ध करने का भार. इसका हिंदी में अर्थ होता है सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ आपके इंडियन एविडेंस में बताया है, जिसमें कि मान लीजिए कि आपके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, क्रिमिनल लायबिलिटी है, एक तरफ जो है आपके प्लेंटिफ हैं और एक तरफ डिफेंडेंट है. तो जो उसको सिद्ध करने का, आपके दोष को सिद्ध करने का भार किसका होगा? आपका प्रोसिक्यूटर का होगा. प्लांटिफ का जो है वो आपके भार को सिद्ध करेगा. मतलब कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि यदि किसी ने चोरी की है तो जो व्यक्ति इल्ज़ाम लगा रहा है वही ये प्रूव करेगा कि इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ पे चोरी की है. ठीक है, और डिफेंडेंट क्या करता है, एक्यूज़ क्या करता है, वो केवल अपने बचाव में अपनी सबूत पेश करता है. तो हम एक जनरल रूल जो है आपके क्रिमिनल लॉ का वो ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन. केवल प्रोसिक्यूशन पे होता है. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है आपका जो कि आपके IPC में ही है, चैप्टर 4 में, जनरल डिफेंसेस. तो जहाँ पे डिफेंसेस आते हैं, जनरल डिफेंसेस, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो डिफेंडेंट के एक्यूज़ के ऊपर होता है. उसके अलावा सारी प्रोसीडिंग जो होती हैं उनमें सिद्ध करने का भार, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन दी प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ. तो दैट इज़ कॉल्ड द लायबिलिटी ऑफ प्रूविंग, कि किसका भार है उस सबूत को साबित करने का. तो दैट इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ. देन बॉडीली इन्फर्मिटी. बॉडीली इन्फर्मिटी भी आपकी जो है ये क्रिमिनल टर्म है, जिसमें आते हैं बॉडीली इन्फर्मिटी मीन्स कि शारीरिक तौर पे वो व्यक्ति अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है. दैट इज़ बॉडीली इन्फर्मिटी. इनकैपेसिटी ऑफ फंक्शनिंग द बॉडी पार्ट. ये किसी पर्टिकुलर एक पार्ट, जैसे कि ये आपका आता है जहाँ पे आपकी हर्ट होता है, ग्रीवियस हर्ट होता है. IPC में आप जो है बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस पढ़ते हैं, तो उसमें है कि यदि किसी को किसी भी शरीर के हिस्से में अगर
कोई चोट पहुंचाता है और वो इन्फर्म हो जाता है, वो काम करने के काबिल नहीं रहता वो बॉडी का पार्ट। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल है कि कोई जो है किसी ने उसका हाथ घुमा दिया, मोड़ दिया, उससे क्या है उसकी उंगलियों में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, जिससे कि उसकी उंगलियां काम करना बंद कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट इन्फर्मिटी नहीं होती है, टेम्परेरी भी होती है। कुछ समय के लिए आपका जो है उंगलियां या अंगूठा मुड़ना बंद हो जाता है, तो वो क्या है, इन्फर्मिटी ऑफ योर बॉडी पार्ट। वो आपका अंगूठा, आपकी ग्रिप नहीं बन पा रही है, आप पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि किसी ने आपके हाथ को मरोड़ दिया है, तो वो आता है आपके बॉडीली इन्फर्मिटी। जैसे कि आपके किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा और कान की जो है कुछ समय के लिए सुनने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या है, इन्फर्मिटी। जब जहाँ पे आपका वो बॉडी पार्ट जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। ठीक है, जैसे पैर में किसी ने ज़ोर से आपको चोट मारी और पैर जो है उसमें कोई टिश्यू रप्चर हो गया है या कुछ समय के लिए वो सुन्न हो गया है, तो ये इनको इन शारीरिक, जहाँ पे शरीर आपका या शरीर का कोई हिस्सा जो है वो काम नहीं करता है, उसको इन्फर्मिटी बोलते हैं कि दैट इज़ इन्फॉर्म टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। ठीक है, जैसे बॉडी है, ग्रिप आपके जो फिंगर्स हैं, थंब हैं, आपके ग्रिप बनाने के लिए होता है, पैर जो है चलने के लिए होता है, कान सुनने के लिए, तो जो उनके फंक्शंस होते हैं, इनफैक्ट इट वुड अप्लाई टू दी इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, your means your capacity to talk also, to speak, to hear or to watch। जैसे कि देखने में, आँख पे किसी ने ज़ोर से चोट मारी है तो कुछ समय के लिए आपको दिखना बंद हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी, वो परमानेंट नहीं होती है। तो इन्फर्मिटी क्या होती है, मीन्स की इनकैपेसिटी, जो कि आपकी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। तो ये टर्म आप जो है पढ़ेंगे आपकी आईपीसी में, बॉडीली इन्फर्मिटी। नेक्स्ट इज़ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट भी आपके क्रिमिनल प्रोसीजर का जो है आपका पार्ट है। कैपिटल पनिशमेंट आप सब लोग जानते हैं कि आपकी कोई भी अपराध अगर कारित किया है तो उसकी सज़ा जो होती है वो पनिशमेंट होती है। तो कैपिटल पनिशमेंट हम किसे कहते हैं, जनरली आप ये जानते हैं कि आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि डेथ पनिशमेंट को कैपिटल पनिशमेंट बोला जाता है। बट क्योंकि हमारे यहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है वो हाईएस्ट पनिशमेंट है, इसीलिए हम उसको कैपिटल पनिशमेंट को हम अगर समझते हैं तो आम तौर पे हम समझते हैं कि उसको जो है मृत्युदंड दिया गया है। ठीक है, डेथ पनिशमेंट। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट का इन जनरल आप देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि हाईएस्ट पनिशमेंट ऑफ द नेशन, उस स्टेट की, उस नेशन की। स्टेट को यहाँ डिनोट कर रहे हैं आपके देश से, राज्य से नहीं। तो किसी भी नेशन की जो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है उसको हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। अब हमारे देश में जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो डेथ पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी है। कुछ देशों में जहाँ पे कि डेथ पेनल्टी नहीं होती है तो वहाँ पे आजीवन कारावास को भी कैपिटल पनिशमेंट बोला जाता है। कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे हाईएस्ट। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल पनिशमेंट। कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन जो है टर्म आप यूज़ करते हैं, सिविल प्रोसीजर में भी करते हैं, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। क्रिमिनल में भी करते हैं, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। व्हाट डज इट मीन? कॉज ऑफ एक्शन, अ फैक्ट विच गिव राइज टू द राइट ऑफ एक्शन। वो जगह, वो तथ्य जो कि आपको अधिकार देता है कि आप उस तथ्य के आधार पर आप जाके कोर्ट में अपने अधिकारों की मांग कर सकें, उसको कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। जैसे कि आपके सिविल में पहले एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो आपका दिल्ली में आपका हुआ और और उसका जो परफॉर्मेंस है वो आपका जयपुर में होना था। लेकिन क्योंकि आपका वो परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो नहीं हो पाया, तो क्या है, आपका कॉज ऑफ एक्शन, जो प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन रहेगा, मतलब कि आपका एग्रीमेंट किस बेसिस पे हुआ था कि उसका एग्जीक्यूशन आपका जयपुर में होना है। सो दैट इज़ अ प्लेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, कि आपका यहाँ से आपके जो है वो वाद शुरू होता है। एग्रीमेंट होने तक वाद शुरू नहीं हुआ था, जहाँ पे उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ है वहाँ पे वाद आपका शुरू होता है। ये मतलब कि आपके वाद दायर करने का अधिकार कहाँ से शुरू हुआ? जयपुर से शुरू हुआ। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ होगा? आपका जयपुर में होगा।
सो वेयर द फैक्ट वो कहाँ पे कमिट हुआ आपका, जिस जगह पे हुआ, जो हुआ, दैट इज़ कॉज ऑफ एक्शन। एंड व्हाट इज़ इन फैक्ट, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ऐसे ही क्रिमिनल का एग्जांपल लेते हैं। क्रिमिनल में है, मान लीजिए कि कोई चोरी होती है, यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, और वो जो है दिल्ली से जयपुर जा रही है ट्रेन, और उसमें कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ वो ऑन द वे आपका कहीं पे मान लीजिए कि अलवर में होता है जयपुर पहुंचने से पहले, तो दैट इज़ अ प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मतलब कि चोरी कहाँ पे हुई आपकी, उस जगह पे हुई, क्योंकि उस अलवर का रेलवे स्टेशन जैसे ही आया उससे पहले आपने देखा कि भी आपका सामान चोरी हो चुका था। ठीक है, तो आप कंप्लेंट कहाँ पे कराएंगे, आपकी कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कि चोरी कहाँ हुई आपकी, जयपुर में नहीं हुई, दिल्ली में नहीं हुई, रास्ते में हुई। और रास्ता कहाँ था, आपने कहाँ देखा या कहाँ आपको महसूस हुआ, या ये व्यक्ति जो आपके साथ बैठा हुआ था वो कहाँ पे उतरा, अलवर में। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज इन दी अलवर। तो इस तरीके से जो भी तथ्य आपको आपके आपके अधिकारों की मांग करने के लिए जो आधार बनता है, ठीक है, कॉज रीज़न बनता है ऑफ एक्शन। एक्शन जैसे हमने एक्शनेबल पढ़ाया था, आपका अधिकार होना, ठीक है ना, आपको किसी भी अपने अधिकार की मांग करना कोर्ट में, वो एक्शनेबल होता है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन, उसका कारण, एक्शन का कारण इज़ कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। देन कॉशन। कॉशन क्या होता है, कॉशन आप देखते हैं कि आप जगह जगह आपके ऑन रोड भी देखिए कॉशन के बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल्डिंग में कॉशन के बोर्ड्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे कॉशन के बोर्ड्स होते हैं। व्हाट डज़ इट मीन कॉशन? कॉशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ warning against evil of any kind, means you should be aware of touching those things or going over there, that is caution। कि आपको सावधान रहना है। कॉशन का मतलब होता है सावधान, ठीक है, आपको सावधान किया जाना। तो वहाँ पे कॉशन होता है द पर्सन शुड बी कॉशियस, है ना। जो कॉशियस वर्ड है वो आपके कॉशन से ही ड्राइव होता है। तो इसको हम बोलते हैं CAUTION, कॉशन। कॉशन शब्द होता है जहाँ पे कि वार्निंग से रिलेटेड है ये, कि पहले से ही आपको सावधान किया जाए कि आपको कोई कार्य करना है या आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, उसके रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ कोलिजन, एक्ट ऑफ कोलाइडिंग टू ऑब्जेक्ट्स। कोलिजन एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में आप वर्ड यूज़ करते हैं कोलाइड्स, ठीक है, टू व्हीकल्स कोलाइड्स। तो कोलाइड्स का मतलब होता है मीन्स टकराव, टकराना, कोलिजन। सो एक्ट ऑफ कोलाइडिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड कोलिजन। तो ये जो है आपका शब्द कि जनरली हम एक्सीडेंटल केसेस में द कोलिजन और कोलाइड, आपकी टॉर्ट में भी आता है टू व्हीकल्स कोलाइड वेयर यू आर टेलिंग अबाउट दी लायबिलिटी रिगार्डिंग द नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस के जो केसेस होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, तो नेग्लिजेंस आप टॉर्ट में भी पढ़ते हैं, आपके क्रिमिनल लॉ में भी, IPC में भी पढ़ते हैं। तो कोलिजन जो शब्द है वो आपका जनरली यहीं पे रेफ़र किया जाता है जहाँ पे कि दो ऑब्जेक्ट्स टकराए हैं और उसके कारण कोई भी किसी को हानि हुई है, क्षति हुई है। तो कोलिजन वर्ड मीन्स टकराना। कंपाउंड, कंपाउंड शब्द है आपका, आप कंपाउंडेबल पढ़ते हैं, जैसे आप देखेंगे क्रिमिनल जो है आपके लॉज हैं उसमें आप पढ़ते हैं दिस ऑफेंस इज़ पनिशेबल विथ सो एंड सो पनिशमेंट एंड वेदर इट्स कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। तो आपका CRPC में आप जब क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो उसमें आता है किन्हीं ऑफेंसेस के लिए लिखा होता है इट्स कंपाउंडेबल और किन्हीं ऑफेंसेस के लिए लिखा होता है नॉन कंपाउंडेबल। कोई बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये कंपाउंडेबल शब्द क्या है, टू सेटल विद द क्रेडिटर। किसी भी व्यक्ति को जिसको नुकसान हुआ है उससे आप उसको कंपनसेशन दे के, मीन्स कि ये कोर्ट के द्वारा सेटल नहीं होता, लेकिन ये ऑफेंस जो है, ये ऑफेंस का मेंशन होता है कि इस प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं। मान कि दो पार्टीज़ आपस में सुलह करके और उसको कंपनसेशन दे के, किसी भी तरीके की मॉनेटरी हेल्प है या जैसा भी है वो हेल्प दे के और उसको ऑफेंस को, अपने अपराध को सेटल कर सके। तो वहाँ पे सुलह करना जो होता है, सेटल बाय क्रेडिटिंग एनी अमाउंट और कंपनसेटिंग, दैट इज़ कंपाउंड। तो उन ऑफेंसेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंपाउंड। देन कंपनसेशन, कंपनसेशन हम पहले भी कई बार ये शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं
किसी भी आपको नुकसान जो हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करना। तो रेमेडी फॉर द लॉस सस्टेन, आपको जिस भी प्रकार के कोई भी नुकसान हुए हैं, चाहे वो टॉर्टिस रॉन्ग में हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट में हुए हैं या आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस में हुए हैं, तो आप यदि उसका कॉम्पनसेशन दिया जाता है, मतलब कि आपको जो भी डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाती है, क्षतिपूर्ति की जाती है, चाहे वो मॉनेटरी होती है या आप उसके बदले में उसको कुछ करके देते हैं, तो वो कंपनसेट करना होता है। तो वहाँ पे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कंपनसेशन। सो कंपनसेशन जो है आपके क्रिमिनल उसमें मिलता है। आप जनरली आजकल देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं विक्टिम्स के लिए कंपनसेशन देना। तो ये कंपनसेशन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट होता है, अनलिक्विडेटेड होता है। अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी आपकी संपत्ति है, वो अगर 1 लाख की है, 2 लाख की है, गाड़ी का कोई नुकसान हुआ है, तो आप उसको असेस कर सकते हैं कि आपको गाड़ी में 2 लाख का, 3 लाख का, या आपको जितना भी नुकसान हुआ है, तो वो असेसमेंट होता है कि इतना इसका डैमेज हुआ है, तो ये इसका असेसमेंट है। लेकिन कंपनसेशन में कहीं पे ऐसा जो है कुछ ऐसे भी डैमेजेस जो हैं आते हैं आपके, जो कि आप असेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो कंपनसेशन दिस इज़ अनलिक्विडेटेड। किसी को मानहानि का दावा होता है, तो दिस इज़ अनलिक्विडेटेड। आप कैसे जान सकते हैं कि इसकी इज़्ज़त जो है 1 लाख का स्टेटस है इसका या 1 करोड़ का स्टेटस है, तो ये क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। तो इनको जो है हम कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेशन कुड बी जस्ट प्रिज्यूम्ड, और वो जो है टेंटेटिवली आप अप्रॉक्स उसका अमाउंट पे करते हैं, तो वो जो है कंपनसेशन कहलाता है। एग्जैक्टली वो डैमेज नहीं होता है, डैमेज प्लस एनी अदर लॉसेस यू हैड बियर्ड, तो उसको हम एक कंपाइल टर्म बोलते हैं कंपनसेशन। This much for today. So we'll meet with some new legal terms in the next video. Thank you so much.